Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी है रियाज़ की। रियाज़ एक नौजवान था जो कि बहुत ही परेशान था। उसने काफ़ी कारोबार किए, बहुत कामों में पैसे भी लगाए, कुछ नौकरी भी किए, लेकिन ज़िंदगी उसकी परेशानी में ही गुजर रही थी। उसे तरक्की कहीं भी नहीं मिलती। रियाज की शादी हो चुकी थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, घर की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे थी। वो अपने काम को लेके काफ़ी परेशान था। दूसरी तरफ घर के खर्च, बच्चे छोटे थे तो उनके भी खर्च। अपने काम से वापस लौटते हुए रियाज एक कोने में जाकर के एक बेंच पर बैठ जाता है और यही सोचता है कि अब आगे घर का खर्च मैं कैसे संभालूंगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी परेशान हो और तुम्हारी मुश्किल की हल मेरे पास है। रियाज उसकी तरफ जब देखता है तो वो खुद से पूछता है, मैंने आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ, आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं, बस समझ लो अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मेरी मदद करने के लिए? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लेकर के आया हूँ, चलो मेरे साथ। रियाज उस आदमी के साथ चल पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे। वो आदमी रियाज को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाता है। रियाज उस आदमी से कहता है कि बाबा, आप तो मुझे कब्रिस्तान की तरफ लेकर के आए हैं। वो आदमी रियाज को देख करके मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया हूँ, लेकिन तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताने आया हूँ, लेकिन मर्ज़ी तुम्हारी है कि तुम इसे कबूल करो या ना करो। रियाज काफ़ी सोचता है ये बात और कहता है, ठीक है बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। वो उससे कहते हैं कि बस मैं इसके अंदर तो नहीं जा सकता, अंदर तुम्हें अकेले खुद जाना होगा। वो सामने एक पुराना कब्र है जिसके पास एक दरख्त है, तुम्हें बस वहाँ जाना है और अपनी परेशानी का हाल सुनाना है। बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। रियाज वो बाबा की बातें सुनकर थोड़ी देर तो वहीं जम सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो आगे कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियाज की जिम्मेदारियां उसके ऊपर इतनी भारी हो गई थी कि वो अब फैसला कर चुका था कि मुझे अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा ज़रूर। वो हिम्मत करके कब्र के पास जाता है और उसी दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वो रो रो करके अपना हाल सुनाता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं जो भी कारोबार करता हूँ वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, मैं बहुत कर्जदार हो चुका हूँ। तभी उस कब्र के पास से अचानक से एक धुआं आता है और वो धुआं में एक अजीब सा ठंडापन होता है जो कि रियाज के जिस्म को छूता है। रियाज थोड़ी देर के लिए सहम जाता है, लेकिन वो उस बाबा के बताए हुए बात पर अड़ा हुआ रहता है कि मुझे यहाँ से हिलना नहीं है जब तक वहाँ यहाँ से मुझे कोई जवाब न मिले। थोड़ी देर के बाद उस कब्र से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ में रहता है, तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल मैं कर दूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ अपनी कीमती चीज़ देनी पड़ेगी। तभी रियाज अपने मन ही मन में ये फ़ैसला कर लेता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तभी वो मन में इरादा करता है और अपने मुंह से कहता है, अगर मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है तो मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी, जो पहली खुशी, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये कह कर के रियाज वहाँ से पीछे घूम जाता है और वो धुआं जो एकदम ठंडी हवा की तरह रहता है, वो रियाज के साथ साथ उसके पीछे आता है। रियाज को महसूस होता है कि वो हवा उसे छू रही है और एक अजीब सी मीठी सी खुशबू जो उसके साथ साथ चल रही है। लेकिन जब रियाज कब्रिस्तान का दरवाजे के बाहर पैर रखता है तो वो हवा वहाँ से गायब हो जाती है। रियाज कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर उस बाबा को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाबा वहाँ मौजूद नहीं रहते। रियाज अपने घर चला जाता है। उस दिन रियाज काफ़ी चुपचाप रहता है। रियाज की बीवी उससे पूछती है कि आज क्या बात है, आपने आने में बहुत देर कर दी और आप जब से आए हैं काफ़ी खामोश भी हैं, आपने खाना भी नहीं खाया। रियाज अपनी बीवी से कुछ नहीं कहता और बस वो बोलता है, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन उस रात रियाज को नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि उसके जहन में बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि वो बाबा कौन थे जिन्होंने आ कर के मुझे ये उपाय बताया।
मैं उनके बताए हुए बात पर अमल करके उस कब्रिस्तान में भी चला गया और मैं उस कब्र से मुझे जो आवाज़ आई मैंने उसमें जवाब भी दिया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये सच भी है या नहीं। थोड़ी देर के बाद रियाज़ की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो वो देख रहा था कि उसके सामने दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा था। वो रियाज़ के करीब आता है और आ कर के रियाज़ के पास कहता है, तुम्हारी मुराद पूरी हुई, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। रियाज़ अचानक से उठकर बैठ जाता है। उसे पूरा पसीना आया हुआ रहता है। वो यही सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन उसके अगल बगल ऐसा कोई भी काला साया नहीं रहता। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि वहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन उसे वही खुशबू वहाँ महसूस हो रही थी जो कब्रिस्तान में उसने महसूस किया था। तभी रियाज़ घबरा करके उठ जाता है और किचन में पानी पीने के लिए चला जाता है। उस रात तो वो पूरा सोया ही नहीं। अगले दिन रियाज़ को एक खबर आती है कि उसका जो पुराना पैसा एक जगह फंसा हुआ था वो उसे मिल गया। उसके दूसरे दिन उसे खबर आती है कि उसके अब्बा की प्रॉपर्टी जिसकी केस चल रही थी वो रियाज़ के हक़ में फ़ैसला हो गया और वो प्रॉपर्टी रियाज़ को मिल गई। आहिस्ते आहिस्ते रियाज़ की दिन जो थी वो तरक्की करने लगी। दिन खुशहाल होने लगे। एक कोठी से दूसरी कोठी, दूसरी कोठी से तीसरी कोठी। रियाज़ के 3-4 फैक्ट्री हो गए। रियाज़ खूब अमीर हो गया। उसके दिन बदल गए। देखते देखते वक्त गुज़रता चला गया और रियाज़ के बच्चे बड़े हो गए। रियाज़ की बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़े पैसे वाले घर में लगता है और देखते देखते बारात का दिन भी आ जाता है। बारात की ठीक एक रात पहले रियाज़ को एक ख्वाब आता है, जिस ख्वाब में उसे वही साया नज़र आता है कहते हुए कि अब मेरी अमानत तुम्हें वापस करनी होगी। ये चीज़ देखकर रियाज़ घबरा करके उठ जाता है। उसका जहन वहीं चला जाता है जो बरसों पहले उसने कहा था कि अगर मुझे सारी शोहरतें मिल जाती हैं, मेरी किस्मत अगर अच्छी हो जाती है तो मैं अपनी सबसे पहली खुशी तुम्हें दे दूँगा। तभी रियाज़ अपने आप को झंझोड़ता है और कहता है कि नहीं, इस बात को तो काफ़ी अरसा हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उठ कर के अपने घरों के काम में लग जाता है। अगले दिन उसकी बेटी का निकाह रहता है। वो दुल्हन बने अपने कमरे में बैठी रहती है। घर पे सारे मेहमान जमा रहते हैं। थोड़ी देर के बाद बारात आने वाली रहती है। उसी बीच अचानक से रियाज़ की बेटी का ज़ोर से चीख उसके कमरे से आता है। सारे घर वाले दौड़ के कमरे में जाते हैं। रियाज़ की बेटी जो लाल जोड़े में होती है वो वहाँ बेहोश फर्श पे पड़ी हुई रहती है। रियाज़ की बीवी जब अपनी बेटी को देखती है तो उसके लाल जोड़े में मिट्टी लगा हुआ होता है। रियाज़ जब उस मिट्टी को छूता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही मिट्टी है जो उस कब्रिस्तान में मैं गया था। अब रियाज़ को पसीना आने लगता है। उसकी बीवी रियाज़ को देख के समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है जो रियाज़ इससे छुपा रहा है। रियाज़ की बीवी रियाज़ से पूछती है कि क्या बात है, आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अभी रियाज़ अपनी बीवी को सब कुछ बता नहीं चाहता है, तभी उसके दरवाज़े पे दस्तक होती है। रियाज़ का नौकर आकर कहता है कि साहब, बाहर कोई खड़ा है, आपको बुला रहा है। रियाज़ उससे पूछता है कौन है, तो उसका नौकर कहता है मुझे तो नहीं पता, वो शायद शॉल ओढ़े हुए हैं, उनका चेहरा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहे हैं। रियाज़ जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक काला शॉल ओढ़े और हाथ में डंडा लिए हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसका चेहरा तो साफ नहीं दिखता, लेकिन उसके लिबास से पता चल रहा होता है कि जैसे उसके पूरे लिबास में मिट्टी लगा हुआ होता है। वो सिर्फ रियाज़ को देख करके यही कहता है, वक्त आ गया है, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो, अपना वादा पूरा करो। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके पैर के निशान वहाँ रहते हैं। रियाज़ को उसके पैर के निशान देखकर समझ में आ जाता है कि ये वही कब्रिस्तान का गीला मिट्टी है जो 20 साल पहले मैंने वादा किया था। अब वो वक्त आ गया है मुझे वादा पूरा करने का। लेकिन अब रियाज़ को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अब अपनी औलाद की कुर्बानी देना नहीं चाहता। रियाज़ ये बात जाकर के अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी रियाज़ से काफ़ी खफा हो जाती है और वो कहती है कि अब कुछ भी करके हमारी बेटी की ज़िंदगी आपको बचानी ही होगी। ये बात रियाज़ की सास के कान में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ तो ये गलत हो रहा है। रियाज़ की सास रियाज़ से कहती हैं कि कुछ भी करके ये बारात आज के लिए रोक दो, उन्हें कह दो कि बारात वो कल लेकर के आ जाएं और हमें आज ही ये मकान खाली कर देना होगा। रियाज़ अपनी सास से पूछना तो चाहता था, लेकिन उसकी सास उसे हाथ दिखाकर चुप कर देती हैं।
कहीं न कहीं रियाज़ की सास को भी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा था, इसीलिए वो अपने आमिल साहब से बात करती हैं और उन्हें ये पूरी बात बताती हैं। आमिल साहब के बताने पे ही वो सारे बच्चों को और मेहमानों को लेकर के दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाती हैं। आमिल साहब उसी रात उस मकान में पहुंचते हैं और वजीफ़ा करना शुरू करते हैं। वो वजीफ़ा उस शैतान को रोकने का रहता है जो कि वहाँ पे आ नहीं पाए, और अगले दिन रियाज़ की बेटी का निकाह हो जाता है। वो शैतान आमिल साहब के अमल जो उन्होंने पढ़ करके उसे रोका था, उस वक्त तो वो कंट्रोल रहता है। जैसे ही उनकी बेटी की रुखसती हो जाती है, उसके बाद आमिल साहब वापस चले जाते हैं। सारे मेहमान अपने घर चले जाते हैं। रियाज़ अपनी फैमिली के साथ अपने मकान में चला जाता है। रियाज़ की वाइफ जो कि उससे काफ़ी नाराज़ रहती है, वो उसे छोड़ कर के चली जाती है, ये कह कर के कि तुमने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए तुमने अपने बच्चों को दांव पे लगा दिया। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। थोड़ी देर के बाद वही शैतान वहाँ फिर से मौजूद होता है और रियाज़ से कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो कि तुम कैसे बर्बाद होते हो। बस ये कहना ही था कि पहला तो चीज़ दिख गया था कि रियाज़ की बीवी उसे छोड़ कर के चली गई। अगले दिन खबर मिलती है कि उसके तीन के तीनों फैक्ट्रीज़ में आग लग गई और कुछ दिन के बाद उसका मकान भी नीलाम हो गया, और कुछ सालों के बाद रियाज़ का भी हार्ट फेल होकर के इंतकाल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। हम ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भूल जाते हैं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, ये सही है या गलत, जिसका नुकसान हमें ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है और कभी कभी अपनी जान गंवा करके भी।